तो आज की मूवी दोस्तों एडवेंचर और ट्रेजर हंटिंग से भरी पड़ी है। ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से गेट्स अपने पुरखों के समय से चले आ रहे उस खजाने के सुरागों को ढूंढ पाता है और उस खजाने तक पहुंचता है। पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है वो तो आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन में आगे पता चलेगा। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स होता है। वो अपने दादा की एक बुक ढूंढ रहा होता है जिसमें खजाने के बारे में बहुत से क्लू थे। यहाँ गेट को वो बुक तो मिल जाती है पर तभी उसके दादाजी वहाँ पे आ जाते हैं और उसके दादाजी उसे एक जगह बैठालकर उसे कहते हैं कि गेट्स तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें ये कहानी जाननी चाहिए। तो वो उसे कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि वो समय था 1832 का। एक रात एक घोड़ा गाड़ी में चार्ल्स कैरोल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लास्ट साइन करने वाला इंसान यही था जो उस समय तक जिंदा था। पर उसे लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु करीब आ गई है, तो इसलिए उसने अपने गाड़ीवान को जगाया और व्हाइट हाउस चलने के लिए कहा क्योंकि उसका एंड्रयू जैक्सन से मिलना बहुत जरूरी था जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। पर वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वहाँ प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, लेकिन चार्ल्स कैरोल के पास एक सीक्रेट था। तो वो बात गेट्स के दादाजी को बता देते जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है जिसका नाम थॉमस गेट्स था। यहाँ गेट्स अपने दादाजी से पूछता है कि वो क्या सीक्रेट था, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो एक बहुत बड़ा खजाना है, ऐसा खजाना जो किसी की इमेजिनेशन से भी दूर था, जिसे पाने के लिए हजारों साल तानाशाह, पैरोट्स और कई एम्पायर लड़े, जंग चलती रही। वो जितनी बार भी उनके हाथ लगा वो बढ़ता ही गया। फिर अचानक वो खजाना गायब हो गया। फिर उसे किसी ने 1000 साल तक नहीं देखा। फिर फर्स्ट क्रूसेड की लड़ाई में नाइट्स ने सोलोमन मंदिर के नीचे तहखाने में उसे खोज निकाला। नाइट्स मानते थे कि वो खजाना इतना ज्यादा है कि वो किसी एक का नहीं हो सकता, ना ही किसी राजा का। तो इन्होंने उस खजाने को यूरोप ले गए और उसे नाम दिया नाइट्स टेम्पलर। वो फिर उसे यूरोप के बाहर स्मगल करके ले गए और इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था फ्रीमेसन, जो इस खजाने की रक्षा करेंगे। फिर युद्ध आया और अमेरिकन रिवॉल्यूशन आने तक उस ट्रेजर को छुपा दिया गया। तब तक मैसन्स में शामिल थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉल रिवियर। वो ट्रेजर अंग्रेजों के हाथ ना लगे इसलिए इन्होंने उस जगह तक पहुंचने के लिए सुराग और मैप्स बनाए। समय बीतने के साथ साथ उन सुरागों को और मैप्स को भुला दिया गया। एक सुराग रह गया जो सीक्रेट चार्ल्स कैरोल ने थॉमस गेट को सौंपा। थॉमस गेट को बताया कि वो सीक्रेट सॉरलेट के पास है, जिस पर गेट्स अपने दादाजी से पूछता है कि सॉरलेट मतलब क्या, जिस पर उसके दादाजी उसे जवाब देते हैं कि ये बात खुद मिस्टर कैरोल भी नहीं जानते थे। वो गेट्स से कहते हैं कि देखो बेन, फ्रीमेसन्स हमारे फाउंडिंग फादर्स में से थे जो हमारे लिए सुराग छोड़ गए हैं, अधूरा पिरामिड और इस तरह की आंख। ये नाइट्स टेम्पलर के निशान है जो खजाने के रखवाले हुआ करते थे। वो इन क्लूज और इन सिंबल्स के जरिए हमसे बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ पर बैन के फादर पैट्रिक्स आते हैं और वो इन नॉनसेंस भरी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि 6 पीढ़ियों से इस चल रही इन अफवाहों की तरह ही भूल जाना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और बैन के फादर पैट्रिक्स उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर बैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या हम नाइट्स हैं, जिस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ हम लोग नाइट्स ही हैं। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब बैन काफी बड़ा हो चुका है। बैन अपने दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में लगा हुआ है। उसे कुछ क्लूज से ये पता चला था कि अटलांटिक में सोलेट होगा। सोलेट एक बहुत पुराना शिप था जिसे अटलांटिक में छुपा दिया गया था और ये लोग उसी की तलाश में आए हैं। यहाँ बैन के दोस्त जिसमें से एक होता है रायली जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट है, दूसरा लैन है जो कि बैन की फाइनेंशियली मदद करता है इस खजाने को ढूंढने के लिए। अब यहाँ रायली के ट्रैकर की मदद से वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बैन को पहुँचना था। पर यहाँ इन्हें कोई शिप दिखाई नहीं देता। सारे लोग अब जमीन के नीचे तलाश कर रहे थे अपने मेटल डिटेक्टर इक्विपमेंट के साथ। तभी यहाँ बैन का इक्विपमेंट जमीन के नीचे कुछ डिटेक्ट करता है और बैन जब नीचे देखता है तो वहाँ पर और कुछ नहीं शिप ही होती है। इन लोगों ने उस शिप को ढूंढ निकाला था जो कि काफी साल पुरानी थी। यहाँ पर बैन लैन से कहता
कहता है कि अगर 2 साल पहले तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं स्टारलाइट को कभी नहीं ढूंढ पाता। अब ये लोग शिप के अंदर जाते हैं। शिप के अंदर इन्हें काफी ढूंढने के बाद बैन को वहाँ पर कैप्टन की डेड बॉडी मिलती है, जिसने अपने आप से एक बैरल को बांध के रखा था। यानी कि इसका मतलब उस बैरल के अंदर कुछ खास है। बैन उस बैरल को देखता है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। अपने सारे साथियों को उस बॉक्स को दिखाता है। बैन को उस बॉक्स के अंदर म्यूसून से बनी पाइप मिलती है जो खजाने तक पहुँचने का एक क्लू था। बैन ये चीज समझ जाता है। वो उस पाइपलाइन को 2 भागों में बांटकर बैन उसमें अपना खून लगाकर एक डायरी के पन्ने पर स्टैंपिंग की तरह उसे रोटेट करता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। मतलब कि ये एक पहेली थी और उस पहेली में टेम्पलर के निशान भी होते हैं। यहाँ बैन उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ बैन अपना दिमाग लगाकर उस पहेली को भी सुलझा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि खजाने का मैप रेजोल्यूशन के पीछे बनाया गया है और ये रेजोल्यूशन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जो कि यूएस का काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे काफी संभाल के रखा गया है। वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये लोग ऐसे ही घुसकर उस डॉक्यूमेंट पर केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी लेन बैन से कहता है कि हमें उस डिक्लेरेशन को चुरा लेना चाहिए। बैन इस काम के लिए नहीं मानता। लेन बैन को समझाता है कि नाइट टेम्पलर का खजाना इतिहास का सबसे बड़ा खजाना था। लेन बैन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने के लिए मान जाए, पर बैन इसके लिए नहीं मानता। इसके चलते लेन और बैन के बीच माहौल गर्म हो जाता है। लेन बैन पर गन तान देता है क्योंकि लेन अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम होता है। वो ये काम करवा सकता है, पर अगर बैन ने उसका नाम कहीं पकड़वा दिया तो इससे उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बीच इसके चलते लेन बैन पर गन तान देता है और उसे धमकाता है कि तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बैन अपना दिमाग लगाकर उसके पास जो फायर क्रैकर रखा होता है उसे जला लेता है, क्योंकि शिप में उन बॉक्सेस में गन पाउडर्स थे जो कि इन्हें उन्हें खोलने की वजह से आसपास फैला रखे थे। अब लेन समझ चुका था कि बैन के हाथ में फायर क्रैकर है और आसपास गन पाउडर है, तो वो उससे बातें करने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि अगर क्या हो जब ये फायर क्रैकर बुझ जाए। ये सुनकर बैन वो फायर क्रैकर लेन की ओर फेंक देता है, जिससे कि उससे वो फायर क्रैकर नीचे गिर जाता है और वो गन पाउडर उस आग को पकड़ लेते हैं। यहाँ लेन और उसके आदमी शिप से बाहर तो आ जाते हैं, पर बैन और उसका दोस्त रायली उस शिप के अंदर ही रह जाते हैं। तभी बैन अपना दिमाग लगाकर रायली के साथ उस शिप के तहखाने में घुस जाते हैं कि तभी वो शिप उस गन पाउडर की वजह से एक धमाके में तब्दील हो जाती है। यहाँ लेन और उसके आदमियों को लग रहा था बैन और रायली अब नहीं रहे और वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ बैन और रायली उस शिप से निकलते हैं क्योंकि वो तहखाने के अंदर चले गए थे जहाँ पर धमाके का इन पर कोई असर नहीं हो पाया। अब यहाँ पर बैन रायली से कहता है कि हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चोरी होने से बचाना होगा। अब ये लोग वहाँ से निकलकर एफबीआई के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर ये एफबीआई को बता दें तो एफबीआई वाले इनका मजाक उड़ा देते हैं और ये वहाँ से बाहर आकर ये फिर नेशनल आर्काइव की बिल्डिंग पे जाते हैं, क्योंकि नेशनल आर्काइव में ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का डॉक्यूमेंट सेफली रखा हुआ है। वहाँ पहुंचकर बैन देखता है कि नेशनल आर्काइव की 70th एनिवर्सरी है, जिसके चलते यहाँ पर लोग आएंगे। तो वो वहाँ की हेड से मिलने का ट्राई करते हैं, जो कि एविगेल होती है। यहाँ पर बैन एविगेल से काफी बातें करता है और उसे उसके कलेक्शन की बटनों में से, जो कि काफी पुरानी होती है, उसके पास एक बटन मिस होती है, तो वो उसके बारे में उसे बता रहा होता है और वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खतरा है, उसे कोई चुराना चाहता है। तो एविगेल बैन से कहती है कि तुम्हें इसके लिए एफबीआई के पास जाना चाहिए। बैन एविगेल को बताता है कि हम लोग एफबीआई के पास गए थे, पर एफबीआई वालों को ऐसा लगता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कोई नहीं चुरा सकता, बस हमें उसे एक बार देखना है और ये पता करना है कि उसे कोई चुरा पाता है या नहीं। तो एविगेल बैन से पूछती कि तुम्हें उस पर क्या देखना है। बैन उसके सामने सच बता देता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे एक खजाने का मैप है, पर एविगेल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कई बार देखा है और उसके पीछे सिर्फ उसकी डेट लिखी हुई है, ना कि कुछ और। पर यहाँ पर बैन एविगेल को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पीछे इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में जो कि दिखाई नहीं देती, पर यहाँ पर एविगेल नहीं मानती। तो बैन वहाँ से आ जाता है और वो नेशनल आर्काइव में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो रायली को कहता है कि अब मैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराऊंगा लेन के चुराने से पहले। रायली बैन को समझाने का ट्राई करता है कि तुम्हें पता है कि तुम इसके बाद जेल जा सकते हो, पर बैन रायली से कहता है कि लेन अगर इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन को चुरा लेता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, तो हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए उसे चुराना ही होगा रायली, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब रायली भी बैन की बात मान जाता है। रायली बैन को लेकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लेके जाता है, जहाँ पर बहुत सी किताबें रखी हुई थी। उन्हीं में से एक किताब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की इंफॉर्मेशन उन्हें देती है। तो रायली उसी
बुक के अकॉर्डिंग बैन को बताता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना इतना आसान नहीं है। उसके पास बहुत सी सिक्योरिटी और अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। रायली की बात सुनकर बैन रायली को प्रिजर्वेशन रूम के बारे में बताता है। वो रायली से कहता है कि प्रिजर्वेशन रूम में ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की देखभाल करने के लिए उन्हें ले जाया जाता है और किसी खास वजह से भी उस रूम में ले जाना पड़ता है उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को। जिस तरह अभी 70th बर्थ एनिवर्सरी हो रही है इस लाइब्रेरी की, तब उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिजर्वेशन रूम में रखा जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है और लैन भी इस मौके की तलाश में होगा। वो भी उसी दिन इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने का ट्राई करेगा। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन्हें उस काम को अंजाम देना है। रायली कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, वो हैकिंग भी जानता है, तो वो वहाँ का सारा सिस्टम हैक करके सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी ओर हम बैन को देखते हैं जो उस प्रिजर्वेशन रूम के पासवर्ड को पता करने के लिए क्या दिमाग लगाता है। एविकेल जो उस लाइब्रेरी की हेड है, उसकी हॉबी होती है कॉइन्स कलेक्ट करने की। वो उस पुराने से पुराने कॉइन्स को कलेक्ट किया करती है। तो उसके पास इतिहास के सारे कॉइन्स थे, पर एक कॉइन्स उसके पास नहीं होता। ये चीज बैन ने पिछली बार एविकेल से मुलाकात करने के दौरान देख ली थी। तो बैन उसी कॉइन को एविकेल को गिफ्ट के तौर पे देने का सोचता है। बैन उस कॉइन पर एक ऐसा लिक्विड मिलाता है जो कि यूवी रेस पे ग्लो करता है, पर वो होता इनविजिबल है। तो वो वही लिक्विड उस कॉइन पे लगाकर एविकेल को गिफ्ट कर देता है। बैन का प्लान काम कर जाता है। एविकेल ने उस गिफ्ट को अपने हाथों से छुआ था और अब इवेंट शुरू होने में कुछ ही समय बचा होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रिजर्वेशन रूम में ले जाया जाता है। तो उसे चेक करने के लिए एविकेल जाती है और वो वहाँ जाने के लिए वो वही पासवर्ड इंटर करती है जो उस डोर को अनलॉक करेगा, जिससे कि उस कीबोर्ड पर एविकेल के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ पर वो पार्टी भी चालू हो जाती है। किसी तरह बैन भी उस पार्टी में शामिल हो चुका था। वो एविकेल से उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उस ग्लास में उसके फिंगरप्रिंट आ जाने के बाद वो उसे अपने हाथ में प्रिंट कर लेता है और ये चीज काम भी करती है। वो फिंगरप्रिंट वाला लॉक इजीली अनलॉक हो जाता है और अब बैन को अंदर जाने के लिए पासवर्ड एंटर करना था। तो वो वहाँ पे यूवी लाइट मारता है और उन लेटर्स पे वो लिक्विड लग चुका था जो ग्लो कर रहा था यूवी लाइट पे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और रायली की कंप्यूटर्स की मदद से वो उन लेटर्स को एक पासवर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पे वो अनलॉक हो जाता है। अब बैन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच चुका था जहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन के। पर तभी यहाँ रायली का उसके सिस्टम से कंट्रोल थोड़ा कम होते जा रहा था जो उसने हैक किया था। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि लैन के आदमी भी वहाँ पहुंच चुके थे। तो बैन इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन को उस बॉक्स के साथ ही उठा के वहाँ से बाहर आ जाता है कि तभी उसके सामने लैन आता है और वो उसपे गोलियां चला रहा था। पर उसके पास जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है वो बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर था। तो वो उससे बच के लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाता है और उसने उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को उस बॉक्स से निकाल लिया था। यहाँ दूसरी ओर एविकेल को बैन पर शक हो रहा था कि तभी बैन को एविकेल ढूंढ रही थी। बैन भी उस साइड से आ रहा होता है और उसे एविकेल दिखती तो वो वहाँ पे पास ही शॉप पे चले जाता है। पर वहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो बैन के हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसके शॉप का उसने चुराया है, तो उसे वो पैसे देने का कहती है। यहाँ बैन एक और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉफी खरीद लेता है और वो उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ते हैं तो वो वीजा से पे कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बैन वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे एविकेल भी थी। वो बैन से मिलती है और पूछती है कि बैन ये क्या चल रहा है। यहाँ दूसरी ओर म्यूजियम की सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ से गायब है और तभी अलार्म बजने लगता है उस म्यूजियम का। ये देखकर एविकेल समझ जाती है। तो बैन उसे नकली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देके वहाँ से रायली के साथ निकल पड़ता है। पर तभी लैन ये देख लेता है और उसे ये लगता है कि जो एविकेल के हाथ में इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन है वो असली है। तो वो एविकेल को ही उठा के वहाँ से ले जा लेते हैं। यहाँ बैन और रायली एविकेल को बचाने के लिए लैन का पीछा कर रहे थे। इनके बीच बहुत देर तक चीसिंग सीन चलता है। पर लास्ट में एविकेल उस नकली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लैन को देकर बैन एविकेल को अपने वैन में ले लेता है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर म्यूजियम में सीआईडी के ऑफिसर्स पहुँच चुके थे। वहाँ मेन ऑफिसर जिसका नाम सिडस्की होता है वो अब तहकीकात में लग चुका था। अब एविकेल भी बैन के पास जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो बैन उसे अपने साथ रहने के लिए मान जाता है, पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं करनी होगी। अब बैन, रायली और एविकेल बैन के फादर के यहाँ जाते हैं क्योंकि बैन ने जो वीजा इस्तेमाल किया था तो वो अब उसके घर में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पीछे पूरी FBI की टीम पड़ चुकी है। यहाँ बैन अपने फादर से मिलता है और उन्हें उन खजाने के सुरागों के बारे में बताता है। पर यहाँ उसके फादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो बैन से कहते हैं कि तुम अब भी इस कल्पना के पीछे पड़े हुए हो। तो बैन उन्हें सैलेड के बारे में बताता है, यानी कि वही से जो इन लोगों ने मूवी के एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग में ढूंढा था। बैन अपने फादर से कहता है कि डैड मुझे सैलेस गुड के लेटर्स चाहिए। ये वो लेटर होते हैं जो इतिहास में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसी को भेजे थे। उनमें खजानों के सुराग हो सकते हैं। अब यहाँ पर बैन और एविकेल मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे जो इनविजिबल
मैप होता है उसे देखने के लिए उसमें केमिकल टेस्ट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर एबिगेल बैन को रोक देती है और वो बैन से कहती है कि जो एंटीक डॉक्यूमेंट्स की केयर टेकर हो ये काम उसे करने दो। मतलब वो एबिगेल अपने आप को कह रही होती है क्योंकि वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खराब नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये हुआ कि अब एबिगेल बैन के साथ उस खजाने को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। यहाँ पर एबिगेल जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे केमिकल टेस्ट करती है तो उसे ये पता चलता है कि पीछे नंबर्स लिखे हैं। वो नंबर और कुछ नहीं, ये ऑटोडॉम साइफर्स है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के जो नंबर्स दिखाए गए हैं उनमें से 3 नंबर दिखाए जा रहे हैं। पहला पेज नंबर होता है, फिर दूसरा लाइन और उसके अंदर वर्ड कौन सा है ये क्लू होता है जिससे कि इन्हें आगे के क्लू के बारे में पता चलेगा। और ये की लेटर्स साइलेंट गुड के लेटर्स में। अब यहाँ पर बैन के फादर को पता चल जाता है कि बैन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराया है। वो डर जाता है। बैन उसके फादर से कहता है डरो मत, हम यहाँ से निकल रहे हैं, FBI की टीम यहाँ आती ही होगी। अब ये लोग फिलाडेल्फिया के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वो लेटर्स वही हैं। वहाँ पे ये लोग एक बच्चे को उन लेटर्स पे वर्ड काउंट करने के लिए एक बच्चे को भेज देते हैं। वो बच्चा उन लेटर्स पे वर्ड काउंट करके रायली को बताते जा रहा था। अब वो लास्ट लेटर पता करने के लिए वहाँ वापस जाता है जहाँ लैन पहले से मौजूद था और वो उन्हीं लेटर्स को देख रहा होता है। बैन को उस बच्चे के बताए गए लेटर से उस क्लू के बारे में पता चल जाता है। वो सीधा यहाँ से बैन और एबिगेल के पास जाता है और वो सारे क्लू उन्हें बता देता है जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें रिबल बेल के पास जाना है। ये उन सारे क्लूज और पहेलियों को सुलझाकर उस बेल के पास जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर हम लेन को देखते हैं जो कि उसी बच्चे से पूछताछ कर रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर बैन या राइली ने इससे कुछ पूछा होगा। और लैन उन वर्ड से पता कर लेता है कि बैन इंडिपेंडेंस हॉल मतलब कि वही बैल वाली जगह पे गया होगा। दूसरी ओर हम बैन को देखते हैं जो कि उसी जगह पे था इंडिपेंडेंस हॉल पे। यहाँ पे इन्हें वो क्लू मिल जाता है। यहाँ लैन भी पहुंच चुका था। बैन को यहाँ पर एक ईंट के पीछे सनग्लासेस मिलते हैं जो कि काफी पुराने थे और उनमें अलग अलग कलर्स के ग्लास लगे होते हैं। और यहाँ बैन उन ग्लासेस को लेकर राइली और एबिगेल के पास जाता है और वहाँ उन्हें कहता है कि गाइस पुराने खजाने को देखने की नजर मतलब कि ये ग्लासेस इनसे हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे देखना होगा। ये जब डिक्लेरेशन के पीछे उस चश्मे से देख ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लैन के गुंडे इन्हें दिख जाते हैं तो ये पूरे तरह से उसे नहीं देख पाते। अब इन्हें क्योंकि लैन से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और उन चश्मों को बचाना था तो ये अलग अलग होकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ बैन के पीछे लेन के गुंडे पड़ चुके थे। दूसरी ओर एबिगेल और राइली के पीछे भी लेन के गुंडे पड़े हुए थे। यहाँ बैन भी उनसे बचते हुए भागा जा रहा था। बहुत लंबा चेसिंग सीन चलता है पर यहाँ पर लेन के हाथ में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लग जाता है जो कि एबिगेल के पास था। लेन यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर चले जाता है। ये सारी बातें राइली बैन को बता देता है और वो कार के पास मिलने का कहते हैं कि तभी यहाँ पर FBI ऑफिसर्स आ जाते हैं जो बैन को हिरासत में ले लेते हैं। अब यहाँ पर बैन FBI के कब्जे में था। यहाँ FBI ऑफिसर टोल्स्की बैन के सामने कुछ शर्तें रखता है। अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें हमारे लिए उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ढूंढ निकालना होगा। कि उतने में यहाँ पर लेन का फोन आता है बैन के पास। FBI वाले उसे ट्रैक कर रहे थे। लैन बैन से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक चश्मा है जिससे कि मैप पढ़ा जा सकता है तो वो लेके तुम मेरे पास चले आओ। यहाँ बैन लैन से कहता है कि क्या मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए? मैं हमेशा से ही चीजें उधार लेना चाहता था, चुराना नहीं चाहता था। तुम चाहो तो मैप मिल जाने के बाद डिक्लेरेशन और वो गॉगल्स और तुम चाहो तो वो पाइप भी ले सकते हो। यहाँ लैन जानता था कि FBI उसे ट्रैक कर रही है तो वो वहाँ पर एक शर्त रखता है। वो ये कहता है कि तुम्हें बैन को अकेला भेजना होगा नहीं तो मैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बैन लैन की बताई हुई जगह पे पहुँच जाता है। उसे FBI वाले भी देख रहे थे पर यहाँ पर लैन के गुंडे FBI से ज्यादा चालाक होते हैं। वो किसी तरह बैन को वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जा रहे थे। ये प्लान और किसी का नहीं एबिगेल का होता है। उसने लेन को कॉल करके एक डील की होती है और ये वही डील का काम था। पर यहाँ पर लेन डबल क्रॉस करता है बैन के साथ। वो एबिगेल को भी धोखा देता है। यहाँ पर लैन ने बैन के फादर को किडनैप कर रखा था और यहाँ पर लैन के गुंडों ने एबिगेल और राइली को भी हॉस्टेज बना रखा था अपने साथ। अब ये यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होकर लैन और बैन मिलकर उस मैप को देख रहे थे। ये एक बड़े से चर्च के अंदर बैठे हुए थे और अब इन्हें पार्किंगटन लेक को देखना था। ये सोच ही रहे होते हैं कि पार्किंगटन लेक कहाँ है। तो बैन को तभी पता चलता है कि पार्किंगटन लेक कुछ समय पहले इस चर्च के नीचे से बहा करती थी। तो ये सभी उस चर्च के तहखाने में जाके देखते हैं। यहाँ पर एक इन्हें सुराग मिलता है और जब वो सुराग को देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक बॉक्स के अंदर डेड बॉडी मिलती है। वो उसे निकालते हैं तो अंदर एक उन्हें टनल दिखाई देती है यानी कि एक सुरंग जो कि अंदर कहीं जाती है। अब ये सारे लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें काफी साल पुरानी सीढ़ियाँ दिखाई देती है जो कि नीचे की ओर जा रही थी। ये सभी उन सीढ़ियों के जरिए नीचे चले जाते हैं। अब ये रस्सियों की लिफ्ट के जरिए
वहाँ से नीचे चले जाते हैं। ये नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ पे वो कमरा खाली होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ से खजाना कहीं और शिफ्ट हो गया है। ये सब देखकर लैन काफी परेशान हो जाता है। यहाँ पर बैन और उसके फादर उसे कहते हैं कि शायद खजाना स्वीडन में होगा, तो हमें वहाँ जाके उसे देखना होगा। लैन बैन के फादर की बात मान जाता है, पर वो इन लोगों को यहीं छोड़ के वहाँ चले जाता है क्योंकि वो खजाना अकेला ही पाना चाहता था। पर बैन जानता था कि वो खजाना यहीं पे छुपा हुआ है। ये वहाँ और अंदर जाते हैं। अब लैन ने इन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया था। यहाँ सारे लोगों को लग रहा होता है कि अब हम मरने वाले हैं, पर बैन जानता है कि यहाँ से निकलने का दूसरा भी एक कोई रास्ता है और खजाने को लिए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा। बैन को जो मूवी की स्टार्टिंग में उस पुराने शिप के पास जो पाइपलाइन मिली होती है उसका दूसरा सिरा यहाँ पर चाबी की तरह इस्तेमाल होना था, तो वो उसे उसी तरह इस्तेमाल करता है जिससे कि एक डोर अनलॉक हो जाता है और उसके अंदर खजाना था। ये देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं और अब ये खजाना बैन और उसके साथियों ने सरकार को दे दिया। इसका कुछ 1% इन लोगों को मिला होता है, जिससे कि रायली ने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी खरीद रखी है और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे FBI पड़ी थी वो बैन उन्हें दे देता है और उसे चुराने के जुर्म में लैन गिरफ्तार हो जाता है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है जो कि दूसरे खजाने को खोजने पर है। अगर आप लोग चाहो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।